नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को वर्चुअली सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित होगा कार्यक्रम, युवाओं को भी करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में आज G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। हजारों छात्र, संकाय सदस्य और कुलपति होंगे शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद लड़ेंगे चुनाव। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों को बीजेपी ने उतारा चुनाव मैदान में। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ आज बेंगलुरु बंद। शहर में धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज बंद। बीजेपी और विपक्षी दलों ने किया बंद का समर्थन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के बीच हुई मुलाकात। G20 सम्मेलन की सफलता समेत अहम विषयों पर हुई चर्चा। आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री। चीन के हांगजू में चल रहे एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण समेत 11 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंचा भारत। आज तीसरे दिन कई मेडल के लिए भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए युवाओं को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। G20 जन भागीदारी आंदोलन में देश भर के विभिन्न स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल विकास संस्थानों से रिकॉर्ड 5 करोड़ से भी अधिक युवाओं ने भाग लिया। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल भारत के युवाओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी की समझ बनाने और विभिन्न G20 आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रारंभ में भारत की स्वाधीनता के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 75 विश्वविद्यालयों में आयोजन की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस पहल ने अंततः पूरे भारत में 101 विश्वविद्यालयों तक अपनी पहुंच बढ़ा दी। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में कार्यक्रम स्थल पर लगभग 3,000 छात्र, संकाय सदस्य और भागीदार विश्वविद्यालयों के कुलपति हिस्सा लेंगे। देश भर से छात्र भी इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी। अमित खरे 1985 बैच के झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। उन्हें ये सेवा विस्तार 12 अक्टूबर
2023 के बाद की अवधि के लिए दिया गया है। बात मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया। इसमें मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फगन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने अपने 4 सांसदों को भी विधानसभा वो चुनाव लड़ा रही है और जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले बीजेपी ने पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिए जाने के बाद से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के आवास के बाहर जश्न मनाया गया। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच गंभीर विवाद है। अदालतों से लेकर सड़क तक इस पर बहस होती आ रही है। इन सबके बीच इस पर राजनीति भी हो रही है। फिलहाल मसला ये है कि तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में विरोध हो रहा है। कई संगठनों की ओर से आज बेंगलुरु शहर में बंद बुलाया गया। शहर में कानून और व्यवस्था और शांतिपूर्ण बंद के मद्देनजर आधी रात से ही धारा 144 लगा दी गई। स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी है और बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने अपनी सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी। इन सबके बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेगी, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से भी ये कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी ठोस दलीलें पेश करेगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक डेंगू के 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में डेंगू से 35 लोगों की मौत की सूचना है। हालांकि मौत के स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं किए गए। राजधानी कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य में 13 से 20 सितंबर के बीच करीब 7,000 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट्स की माने तो दक्षिणी हिस्से के 15 जिलों में डेंगू का प्रकोप अधिक दिख रहा है। उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को मिलाकर 8 जिलों में करीब 3,276 मामले दर्ज किए गए हैं। ओडिशा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तालचेर में कई गणेश पंडालों का दौरा किया और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संबोधन देंगे, जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे पहले विदेश मंत्री ने कल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की।
दोनों के बीच वैश्विक संगठन में सतत विकास के एजेंडे को मजबूती देने और उसकी ओर से भारत की G20 अध्यक्षता के योगदान पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से भी मुलाकात की। फ्रांस और नाइजर की सैन्य सरकार के बीच खींचतान लगातार जारी है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 24 सितंबर को कहा कि फ्रांस 2023 के अंत तक नाइजर को अपने 1500 सैनिकों को वापस बुला लेगा। इसके ठीक एक दिन बाद फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने नाइजीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम के लिए पेरिस के समर्थन को दोहराया है। वहीं 24 सितंबर को फ्रांस के राजदूत को भी वापस बुला लिया गया था। बीते कई हफ्तों से नाइजर में फ्रांस की आर्मी के खिलाफ विरोध चल रहा है। अफ्रीका में चल रहा तख्ता पलट जो है उसकी आंधी का असर नाइजर में देखा गया। वहाँ बीते जुलाई लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को हिरासत में लिया गया। दरअसल हाल ही में नाइजर में हुए तख्ता पलट के बाद से नाइजर सरकार और फ्रांस के बीच खींचतान जारी है, क्योंकि फ्रांस अपदस्थ और पूर्व राष्ट्रपति बजौम का समर्थन कर रहा है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि पश्चिम अफ्रीकी देश में जुलाई में तख्ता पलट के बाद नाइजर में अपने सैनिकों को वापस बुलाने के फ्रांस के फैसले से नाइजर में अमेरिकी रुख नहीं बदलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस साल के अंत तक 1500 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। ये कदम साहेल में फ्रांस के आतंकवाद विरोधी अभियानों और क्षेत्र में उसके प्रभाव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बात एशियन गेम्स की। चीन के हांगजू में चल रही 19वें एशियाई खेलों में भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। खेलों के दूसरे दिन भारत ने 2 गोल्ड सहित 6 मेडल अपने नाम किए। भारत कुल 11 मेडल के साथ पदक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गया। सोमवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जबकि रोइंग में भारत को दूसरे दिन 2 पदक और मिले। इसके साथ ही संस्करण में भारत ने रोइंग में कुल 5 पदक अपने नाम किए। भारत ने 25 मीटर पुरुष रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया। विजयवीर सिद्धू, अनीश, आदर्श सिंह की तिकड़ी ने 1718 अंक अर्जित कर ये पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी कई पदक आज भारतीय खिलाड़ियों के निशाने पर रहेंगे। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।